Okay, so let us start with a very quick revision of phase and phase difference. So we have seen different properties of waves. We have seen what is amplitude of a wave. We have seen what is wavelength of a wave. We have seen period of a wave, also double periodicity, and so on and so forth, velocity of a wave. Importantly, as I told you, सबसे important property अगर कुछ है तो that is phase and phase difference. So just a very quick recap, अगर आपको याद होगा तो फेज या फिर फेज डिफरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल वी टुक अ वेव, हमने एक वेव लिया था एंड ऑन दिस वेव वी हैव कंसिडर्ड मेनी पार्टिकल्स. वन ऑफ सच पार्टिकल वाज ए, हियर वाज बी एंड सी डी, सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी पार्टिकल बी एंड एफ, इवन दो वो दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब बोथ आर एट एम्पलीट्यूड, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज नॉट द सेम. डिस्प्लेसमेंट सेम है एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम, बट नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज नॉट सेम. तो फेज मतलब था अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स यू स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. तो अगर आपको याद होगा, फेज गिव्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. सो फेज describes state of oscillation. और फेज बताने के लिए we need three things. Number one, फेज बताने के लिए we require displacement. Number two, direction of velocity. Number three, we need number of oscillation. It is basically oscillation number कि पार्टिकल का कौन सा ऑसिलेशन शुरू है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सो ऑन सो फोर्थ. तो अगर आपको याद होगा, वेव स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, ओ से. सबसे पहले वेव पहुंचा एफ पॉइंट पे, और ये जो एफ पॉइंट है, इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन एंड देन इट इज इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन. तो जब वेव ए पे पहुंचा, ए पे जस्ट पहुंचा, तो ए का फेज था 0, क्योंकि वेव हैज जस्ट रीच्ड दिस पार्टिकल, ए विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग नाउ. B point पे wave has reached earlier than A, and when A is at mean position, B is at positive extreme. Positive extreme मतलब positive amplitude, मतलब angle is pi/2. C pi, because जब A particle mean पे है, C भी mean पे है, but now particle A will go up and particle C will come down. क्यों? क्योंकि particle C ने उसका हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया था. पार्टिकल D की बात करोगे तो पार्टिकल D 3π/2, मतलब पार्टिकल D ने उसका 3/4 यहां से स्टार्ट हुआ, 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, मतलब 3/4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है. अब सिर्फ पेंडिंग है तो 1/4, तो एंगल 3π/2. और अगर आप E पॉइंट की करोगे बात, तो E 2π, मतलब E का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. F is 5π/4 because F basically is in its second oscillation now. उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, now it is in its second oscillation. ये है phase angle, phase. Then there is something called as phase difference. दो पार्टिकल के फेज का डिफरेंस, उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल A और B, फेज डिफरेंस इज π/2, क्योंकि A का फेज 0 और B का π/2. तो जब फेज डिफरेंस π/2 हो, इट मींस एक पार्टिकल मीन पे है, दूसरा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है. A और C, फेज डिफरेंस इज π. जब डिफरेंस π का हो, मतलब दोनों के दोनों या तो मीन पे होंगे या फिर दोनों के दोनों एक्सट्रीम पे होंगे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अपोजिट. ए ऊपर जाएगा, सी नीचे आएगा, दोनों मीन पे है. अगर बी और डी की बात करते हो तो इसका फेज है π/2,
इसका फेज है 3 पाई बाई 2, डिफरेंस इज 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, दैट इज 2 पाई बाई 2, मतलब पाई, राइट। तो जब फेज डिफरेंस पाई हो तो दोनों पार्टिकल या तो मीन पे होंगे, वन विल गो अप एंड वन विल गो डाउन, या फिर अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे है मैक्सिमम, और दूसरा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे है मैक्सिमम, मतलब एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड, तो पाई फेज डिफरेंस मींस वन इज एट पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, अदर इज एट नेगेटिव। जो पॉजिटिव पे है वो अब नीचे आएगा टुवर्ड्स मीन, गोइंग डाउन, एंड इट विल गो अप। So phase difference of pi between 2 points corresponds to opposite direction of velocity, right? तो ये पता होना चाहिए। If I take phase difference of 2 pi, जैसे कि A और E, जैसे कि B और F, क्योंकि F का था pi by 2, pi by 2 minus pi by 2 is 4 pi by 2, मतलब 2 pi. So these two particles are said to be in phase. फेज डिफरेंस है वहां पे 2 पाई का, मतलब बी पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, एफ भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, दोनों अब नीचे जाएंगे राइट, लेकिन इसका पहला ऑसिलेशन है और एफ का दूसरा ऑसिलेशन है, सो दैट इज द डिफरेंस। सो दीज टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन फेज, मतलब व्हेन the number of oscillation between two particle differs by 1, other parameters being same, then these two particles are said to be in phase. और इसके लिए तो हमने बोला था the distance between two particles, successive particles which are in phase, is called as wavelength. Good. So this is what you were supposed to know. अब now the thing is, if you remember, हमने ये chapter जब start किया तो हमने टाइप ऑफ वेव्स की बात की थी, एंड इफ यू रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप ऑफ वेव्स, सबसे पहला टाइप ऑफ वेव देखा था आपने मैकेनिकल वेव। अब ऐसा है कि अगर कोई मैकेनिकल वेव हमको एक मीडियम से पास करना है तो उस मीडियम के कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम through which mechanical wave passes, through which mechanical, याद रखना मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, मैकेनिकल वेव passes, मैकेनिकल वेव मतलब a wave which requires a medium for its propagation। तो पार्टिकल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए? नंबर 1, मैकेनिकल वेव का आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ वाटर वेव्स, व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देयर आर वेव्स, ओके, रिपल्स। और इफ यू टेक string, vibrating string, so in this case also what properties you should have is number 1, the medium through which wave propagates, जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होगा वो मीडियम कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कहीं पे मीडियम ब्रेक हो गया तो उस पॉइंट के आगे वेव जा नहीं पाएगा, so wave will not be able to travel after that point. So number 1, the medium through which the wave propagates should be continuous. ओके, तो कंटिन्यूस होना चाहिए, जहां पे ब्रेक हुआ उसके आगे वेव जा नहीं सकता। नंबर 2, द मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड इलास्टिसिटी? जस्ट अ सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल, यू यूज रबर बैंड्स, उसको बहुत जगह पे इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक। इनफैक्ट सम कंट्रीज दे डोंट यूज दिस रबर बैंड, दे इलास्टिक बोलते हैं उसको, इट्स कॉल्ड एज इलास्टिक। क्या होता है कि वो जो रबर बैंड होता है, इलास्टिक होता है, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स मतलब यू आर चेंजिंग द शेप बेसिकली। आपका ऐसा रबर बैंड है एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स व्हिच चेंजेस इट्स शेप। तो जो फोर्स आपने लगाया इसको बोलते हो डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग, क्यों डीफॉर्मिंग?
क्योंकि जो फोर्स बनाने का काम करता है उसको फॉर्मिंग फोर्स बोलोगे, जो बिगाड़ने का काम करता है उसको डिफॉर्मिंग बोलेंगे, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। तो व्हेन यू अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स द शेप चेंजेस। सिमिलरली ये हमारे पास मीडियम था, मीडियम में हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, मतलब हमने मीडियम को डिफॉर्म किया, और जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, तो इफ आई रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स what will happen? The rubber band in this case will go back to its original shape, right? जिस मीडियम से मैकेनिकल वेव को पास होना है, चाहे वो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव हो या फिर लॉन्गिट्यूडिनल हो, जिस मीडियम से वेव को पास होना है वो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। मतलब एक बार वेव पास हो गई तो द पार्टिकल शुड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपने वाटर का सरफेस लिया, उस पर एक स्टोन ड्रॉप किया और उसके बाद ऐसे रिपल जनरेट हुए, वहीं पे अटक गए, तो परमानेंटली वाटर वैसे दिखेगा आपको, वहीं पे रुक गया। एक स्ट्रिंग लिया, बचपन में किया होगा, रबर बैंड का एक साइड काटते हो, एक इज इन योर माउथ एंड अदर इज इन योर हैंड, देन यू वाइब्रेट। आफ्टर अ व्हाइल वापस मेन पोजीशन में जाता है क्या? हाँ, कि ऐसा अटक जाता है लूप। सो द मीडियम मस्ट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में समझेगा क्यों, बट एनीवेज। तो नंबर 1, द मीडियम मस्ट बी कंटिन्यूअस, and elastic in nature, Number two, what else do you think? What does a wave do? मैंने आपको बताया था, wave is a transport service, किसका? एनर्जी का। So the medium must be capable of storing and transferring energy from one point to another. The medium must be capable of storing and transferring energy from one point to another. Number 3, if you remember कि एक मीडियम में जब वेव प्रोपोगेट होता है, तो वेव जब प्रोपोगेट होता है तो वेव एनर्जी कैसे ट्रांसफर करता है? इफ यू रिमेंबर, एक पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी देता है, फिर वो अपने नेबर को देता है, फिर वो अपने नेबर को देता है, मतलब वाया कोलिजन्स। जब कोलिजन होता है तो फ्रिक्शन होता है, जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन इज समथिंग विच अपोजेस मोशन। तो अगर फ्रिक्शन यहाँ पे हुआ उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे हुआ तो क्या होगा कि पहले तो आपको एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा, बट लेटर ऑन यू विल सी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डिक्रीजिंग, so you will get damped waves. The waves in which amplitude is decreasing is called as damped wave. Damping बोलते हैं, damping होना, damping मतलब when amplitude is decreasing। तो ऐसे waves को बोलते हैं damped waves, या फिर particles of the medium are performing damped oscillations। तो ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, मतलब जब एक पार्टिकल नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा वाया कोलिजन, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर, या फिर इट शुड बी नेग्लिजिबल, राइट? सो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस शुड बी एब्सेंट और नेग्लिजिबल। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस should be negligible. So these are the 3 properties that a medium must possess if mechanical wave has to pass through it. Good. अब एक बार आपको ये पता लग गया कि ये 3 प्रॉपर्टी है, अब
जब हम बोलते हैं वेव इज ट्रैवलिंग, तो अभी if the wave is continuously traveling in a given medium in a given direction, a wave which continuously travels in a given medium in a given direction, such a wave is called as progressive wave, क्योंकि वो continuously progress होता रहेगा. ओके, तो वी नीड टू नो व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स, क्योंकि इसके बाद अगर आपको याद होगा, आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कि अब हम कैटेगराइज कर रहे हैं मैकेनिकल वेव, ईएम वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव्स, लेकिन हम बाद में जाके मैकेनिकल वेव में दो टाइप देखेंगे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, और हम इन डिटेल उसके प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. तो जब हम ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं, करेंगे मतलब आगे जाके, तो ये अजम्पशन है कि ये जो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दे आर कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विदाउट डैम्पिंग. तो इसका मतलब these waves are progressive waves. तो सबसे पहले you need to know what is a progressive wave. Progressive wave is a wave which continuously travels in a given medium. A wave which continuously travels in a given medium in a given direction. A given medium in a given direction is known as progressive wave. Is known as progressive wave. अब जैसे मैकेनिकल वेव्स के प्रॉपर्टीज है, वो तीन प्रॉपर्टी, वैसे ही प्रोग्रेसिव वेव की भी प्रॉपर्टी है. तो ज्यादा कुछ नहीं है प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी में. इट इज जस्ट दैट यू शुड नो कि प्रोग्रेसिव वेव में वेव चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, मीडियम के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर ऑसिलेटिंग. तो प्रोग्रेसिव वेव में ये होता है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी. मतलब जितने भी पार्टिकल है सबका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और सबका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, मतलब टाइम पीरियड भी सेम होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टिकल का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, दूसरे का 4 सेकंड है, राइट. तो प्रोग्रेसिव वेव के जो प्रॉपर्टीज है उसमें नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. दिस इज वेरी सिंपल. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. Number 1, all the particles of the medium vibrate with same amplitude and same frequency. सेम फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब है सेम टाइम पीरियड. ये पहला प्रॉपर्टी. देन सेकंड प्रॉपर्टी, एज फार एज योर बुक्स आर सेइंग, वो तो वैसे लॉजिकल भी है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. देखा था ना आपने, अभी भी बताया था मैंने, ए का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज डिफरेंट, बी का इज डिफरेंट, सी का इज डिफरेंट, डी का इज डिफरेंट, ई का इज डिफरेंट. तो ऑल दिस पार्टिकल्स ऑन अ सिंपल हार्मोनिक बाद में आएगा, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ये जो प्रोग्रेसिव वेव है इसी को सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं. वो आप 12th में सीखोगे. क्यों बता देता हूँ. इट्स ओके बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस वर्ड. ये जो पार्टिकल्स मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, वाइब्रेशन, राइट. वाइब्रेशन मोशन है, और मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा. और अगर आपको पता होगा ये ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन और कोसाइन फंक्शंस आते हैं, पता है ना, साइन कोसाइन, उनका नाम है, स्पेशल नाम है उनका, हार्मोनिक फंक्शंस. तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस है साइन कोसाइन, उनको हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं. तो जब ये पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है, जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाओगे, वो 12th में डिराइव करेंगे हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में साइन आता है या कोसाइन आता है. और वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर साइन है तो वेलोसिटी में कोसाइन आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव लोगे.
और एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, और वेलोसिटी में कोसाइन है तो एक्सेलरेशन में वापस साइन आएगा। तो होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, इनका जब मोशन का इक्वेशन लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो उसमें साइन कोसाइन आता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इस मोशन के पैरामीटर्स में हार्मोनिक फंक्शंस है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। वो 12th में सीखोगे। और आप देख रहे हो कि ये वेव प्रोग्रेसिव है, वेव इज प्रोग्रेसिव एंड द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग हार्मोनिक मोशन, तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। वो 12th में देखेंगे। बट एनीवेज व्हाट यू सी कि इस प्रोग्रेसिव में वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है और हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फेज हर एक पार्टिकल का सेम है क्या? हो ही नहीं सकता, मैंने कल ही बताया था। नहीं तो पूरा का पूरा सारे के सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, तो देयर इज नो वेव। तो फेज ऑफ वेव चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, तो फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ये सेकेंड प्रॉपर्टी, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, from particle to particle. Okay, then see the pattern of how we are going ahead. हमने पहले फेज और फेज डिफरेंस अच्छे से समझ लिया, फिर हमने यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स जिस मीडियम से पास होंगे उसके प्रॉपर्टीज देखे, राइट। फिर हमने प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि मैकेनिकल वेव जब मीडियम से पास होगा, अगर मीडियम इलास्टिक है तो वेव प्रोग्रेस होगा, इलास्टिक नहीं तो मैंने बताया क्या होगा, एक बार पत्थर डाला दूसरी बार डाल नहीं सकते वाटर में, बिकॉज द रिपल्स विल स्टे देयर एज इट इज। गुड। तो नाउ प्रोग्रेसिव वेव, अब एज आई टोल्ड यू हमें मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप देखने हैं, एक है ट्रांसवर्स मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव, एक है लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव। आपके बुक्स में इतना डिटेल नहीं है, जो दे जस्ट डोंट गिव यू सो मच ऑफ डिटेल। वो बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पहले हम ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन कर लेते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बाय द वे हमको पता तो है। तो ट्रांसवर्स वेव, इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है हमको पता है। तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो अ वेव, ऑफ कोर्स जब मैंने यहाँ पे अ वेव बोला तो मैं मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि हम स्ट्रिक्टली वी विल बी फोकसिंग ऑन मैकेनिकल वेव। सो अ वेव in which particles of the medium vibrate, oscillate perpendicular to the direction of propagation. The direction of propagation is known as transverse wave. ये बेसिक डेफिनेशन है। जब आप बेसिक डेफिनेशन बनाते हो तो ना आप एम्पलीट्यूड की बात करते हो, ना ही आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, सिर्फ बताते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट parallel to the direction of propagation is known as longitudinal wave. Is known as longitudinal wave. Right? Now, वैसे तो ये दो अलग-अलग टॉपिक दिए आपके बुक में. They have first discussed transverse wave, then properties of transverse wave, then they have discussed longitudinal wave and properties of longitudinal wave. But it is always better when you study this in comparison, क्योंकि आपको एक तो याद रखने में थोड़ा मेमोरी कम खर्च करना पड़ता है, स्कोर मेमोरी, and also it is always good when you compare, क्योंकि you will come to know कि दोनों में difference क्या है. So we will one by one compare properties also. Properties of
transverse wave and also properties of longitudinal wave. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है, सिर्फ अब आप इसमें 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करोगे। तो व्हेन जब आप ट्रांसवर्स वेव की बात करोगे तो आप बोलोगे in this case the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation with same amplitude and frequency। और वहां बोलोगे the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation with same amplitude and frequency। तो ये डिफरेंस है। so the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation with same amplitude and frequency। मतलब all the particles of the medium are vibrating with same amplitude and same frequency, and here is also the same thing, the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation with same amplitude and frequency, right? प्रॉपर्टी नंबर 2, जब एक मीडियम में ट्रांसवर्स वेव सेट होता है, मतलब व्हेन सेट होने से बेटर वर्ड इज व्हेन ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, तो क्या होगा ट्रांसवर्स वेव में, यू नो, crest and trough। so when a transverse wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough। और ये जो crest है, these are the points of maximum positive displacement and troughs are the points of maximum negative displacement बोल सकते हो, minimum बोलने से तो better है maximum negative displacement। good। so when a transverse wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough, where crest are the points of maximum positive displacement and trough are the points of maximum negative displacement। और अगर आपको याद होगा, in case of longitudinal wave, you have compressions and rarefactions। so this is what you have rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression। so when longitudinal wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate compressions and rarefactions। Compressions are the region where particles are crowded, right? And rarefactions are the regions where particles are at appreciable distance, far away from each other। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, compressions are the regions where pressure and density is high, rarefactions are the regions where pressure and density is low। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो यू सी, अभी तक हम बोलते हैं ना, वी आर लुकिंग एट द सरफेस ओनली, मतलब हम लोग डिटेल, अब हाँ ओके, वाइब्रेट हो रहा है परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव, पैरेलल हो रहा है तो longitudinal wave, but when you start thinking in detail, there are so many points of comparison। you can say when a transverse wave passes through a medium, when a transverse wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough, Similarly,
when a longitudinal wave passes through a medium, when a longitudinal wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate compressions and rarefactions. Good. Then अभी इतना बोल ही दिया है तो फिर एक्सप्लेन व्हाट इज क्रेस्ट एंड व्हाट इज ट्रफ. तो इसको अलग से पॉइंट मत कर देना, जस्ट क्रेस्ट आर पॉइंट्स ऑफ द मीडियम with maximum positive displacement and are the points of maximum negative displacement. Similarly, compressions are the regions of high pressure and density, whereas rarefactions are regions of low pressure and density. गुड. तो अब वैसे तो क्योंकि आपने यहाँ पे बोल तो दिया ही है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव एक मीडियम में से पास होगा तो प्रेशर चेंजेस, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर हो सकता है, whereas ट्रांसवर्स वेव में प्रेशर डज नॉट चेंज. तो ये नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा. व्हाट यू कैन से इज when a transverse wave passes through a medium, there is no variation in density and pressure in the medium, whereas when longitudinal wave passes through a medium, there is variation in pressure and density. So यहाँ पे there is no variation, वहाँ पे there is variation. So there is no variation in the pressure and density of the medium. Of course, when transverse wave passes through it, तो मैं इतना डिटेल नहीं लिखूंगा, that will be put up in the notes, so don't worry. And here there is variation in the pressure and density of the medium. Then, if you remember, in case of और वेरिएशन होता है लॉन्गिट्यूडनल, तब तो कंप्रेशन बनेंगे ना, यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम ही होगा, डेंसिटी भी सेम होगा. वहां पे क्यों हुआ वैसा? बिकॉज पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दैट इज व्हाई. देन अगर आपको याद होगा, when you define wavelength is the distance between two successive particles which are in the same phase. तो यहाँ पे सेम फेज के पॉइंट आते हैं क्रेस्ट और क्रेस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ, राइट, क्लियर. और वहां पे सेम फेज के पॉइंट्स आते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. सो द वेवलेंथ in this case is the distance. The wavelength is the distance between two points, two successive points, which are in the same phase.
two successive points which are in same phase. Of course, crest to crest and trough to trough. तो यहाँ पे भी वही है, सिर्फ यहाँ पे कंप्रेशन टू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन, तो सेम ही है. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest or trough. Here, that is distance between two successive compressions or rarefactions. Then, now, what else you can say? So in this case, होता क्या है, referring to this particular image, as you remember, कि वेव सबसे पहले पहुंचा था एफ पॉइंट पे. इस डायग्राम के रेफरेंस से बोल रहा हूं, नहीं तो बोला कि इससे पहले नहीं पहुंचा था. मैं इस डायग्राम के रेफरेंस से बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम जहां क्रेस्ट बना वो था एफ. तो ये जो क्रेस्ट है, जब ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम से पास होगा तो क्रेस्ट का क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, मतलब क्रेस्ट इज एडवांसिंग. सिमिलरली ट्रफ इज आल्सो एडवांसिंग. सो व्हेन a transverse wave passes through a medium, crest and trough advances in that medium, and this advancing crest and trough carries energy from one point to another. Similarly, when longitudinal wave passes through a medium, compression and rarefaction advances in that medium. This advancing compression and rarefaction carries energy from one point to another. क्योंकि प्रूफ तो बताना तो पड़ेगा ना, आपने बोल तो दिया wave carries energy from one point to another, but how? So you have to tell how. So when a transverse wave passes through a medium, transverse wave passes through a medium, crest and troughs advances in that medium. This advancing crest and trough, these advancing crest and troughs carry, मतलब transfers energy from one point to another. From one point to another. Similarly, when longitudinal wave passes through a medium, compression and rarefaction advances through that medium. So when a transverse wave की जगह पे longitudinal wave, when a longitudinal wave passes through a medium, compression and rarefaction instead of crest and trough. So compressions and rarefactions advances in that medium. This advancing compressions and rarefactions, तो compression को मैं C बोलूंगा and rarefaction को मैं R बोलूंगा. Carry energy from one point to another. Then next point, what else you can say? और क्या बोल सकते हो? There are few more points. I mean, I don't know what they have said, but anyways, we'll think of it and
We'll note it down. एक क्वेश्चन, ये वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, कौन से टाइप के मीडियम में ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकता है और कौन से टाइप के मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर सकता है? तो ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड surface of liquids. Water waves are surface waves, they are not inside, but they cannot travel through gas. Whereas longitudinal waves can travel through all of this. They can travel through solids, liquids, and gases. So transverse waves can travel through solids and surface of liquids. They cannot travel through gases. Remember, फिर आप बोलोगे how does electromagnetic wave light travel from sun to earth? मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, मैकेनिकल वेव. Electromagnetic wave is transverse wave, I agree, but that is not a mechanical wave, right? That is electromagnetic and that does not need any medium for its transfer. तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. Here, longitudinal waves can travel through solids, liquids and gases. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. It has a lot of application, both in engineering as well as medical sciences. Engineering application, okay, I'll tell you two of them. Example, मान लो this is some part of the body, या फिर ये शिप का पार्ट होगा, एरोप्लेन का पार्ट होगा. अब एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग में देयर आर सो मेनी पार्ट्स. अंदर का चेयर अगर टूटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी पे क्रैक हो या फिर विंग में क्रैक हो तो प्लेन के साथ साथ प्लेन में बैठने वाले भी गए काम से. हाउ डू दे चेक? बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अभी क्रैक है, वो पता करेगा तोड़ के देखा अंदर से. हाँ, अंदर क्रैक है तो उसको तोड़ के देखूंगा तो पूरा टूट जाएगा, राइट? सो ये तो फिर विल बी अ लूप. फिर नया बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर देखेंगे क्रैक है कि नहीं, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे. नहीं हो सकता, वैसा चलता रहेगा. इट विल कीप ऑन हैपनिंग इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट. तो व्हाट दे डू इज, हाउ डू दे डू इट? वो क्या करते हैं, वो इसमें साउंड वेव्स को भेजते हैं और बेसिक फिजिक्स अप्लाई करते हैं. ये जो साउंड वेव्स है, मान लो अगर क्रैक नहीं होता तो यहां से साउंड वेव जनरेट होता, ये साउंड वेव का सोर्स है. ओके, अगर क्रैक नहीं होता तो साउंड वेव नीचे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आता. मतलब साउंड वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता तो वापस आके, मतलब डिटेक्टर होता है यहाँ पे, दे पुट डिटेक्टर ओवर हियर, जहां पे सोर्स है वहीं पे डिटेक्टर भी होता है. सो दे कैन डिटेक्ट हाउ मच टाइम डज द वेव टेक टू कम बैक, एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव इज नोन इन दैट मीडियम. तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. करेक्ट? वो टाइम तो मेजर कर ही सकते हैं वैसे जी, दे नो. अब अगर क्रैक है तो ये क्रैक से ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए. मतलब बेसिकली इट विल टेक लेस टाइम. तो अगर सेम थिकनेस का पार्ट है लेकिन उस सेम थिकनेस के पार्ट से साउंड वेव जल्दी, एक पार्ट से जल्दी रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है. So this is how they know. Okay, so this is the application of longitudinal wave, sound wave. Okay, and also if you know, and of course you must be knowing
टाइटैनिक क्यों डूबा? तो क्या होता है, बड़े बड़े शिप्स में, बिकॉज सम पार्ट इज इनसाइड वाटर, दे पुट a source of sound मतलब ultrasound, longitudinal wave, you cannot hear, it is longitudinal wave. Now if there is an iceberg somewhere, so what happens is यहां से साउंड वेव जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, टाइम तो मेजर कर ही सकते हो, डिटेक्टर है वहां पे, वेलोसिटी पता होता है तो यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. So that is how you know कि how far is the object, क्योंकि देख के नहीं बता सकते ना, पहली बात तो रात में दिखेगा नहीं, और अगर वो वाटर के अंदर है तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, वो वाटर के बाहर नहीं है, अंदर अगर है कुछ, राइट, तो अगर डिस्टेंस पता है तो टाइम पे एक्शन लेना पड़ेगा, टाइम पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, जो कैप्टन का ध्यान था नहीं टाइटैनिक में, he tried but it was too late. So this is again an application. ये हो गया engineering application. A medical application, sonography सुना है? This is what they do. They send longitudinal waves. So that is how these are used. So the idea is that it is because longitudinal waves can travel through all, or of course they can travel through gas. नहीं तो आप मुझे सुन नहीं पाते. Best example, when I speak, throat is generating sound waves which is traveling through gas, air, right? So longitudinal waves can travel through all of these three. Then next point of differentiation, और क्या हो सकता है? Do you know what is polarization? Yes. तो जिनको नहीं पता उनके लिए what happens is, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हो, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने परसों के लेक्चर में मैंने ही बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज two components, electric field and magnetic field. Electric field component is perpendicular to magnetic field component and both of them are perpendicular to direction of propagation. ये एक सिंगल वेव का सिनारियो है, दिस इज फॉर सिंगल वेव, बट व्हेन यू स्विच ऑन एनी सोर्स ऑफ लाइट तो उसमें से एक सिंगल वेव तो निकलता नहीं है, और बाय द वे जब पोलराइजेशन की बात करोगे तो या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करो या फिर इलेक्ट्रिक की, क्योंकि जो थ्योरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन पे एप्लीकेबल है वही है एप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप दोनों ले लोगे तो देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. मैंने ये ब्लू कलर वेक्टर ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये येलो ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. दोनों हम अगर दोनों कंसीडर करके चलेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि वाइब्रेशन देखो, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, क्योंकि एक वेव हुआ, एक वेव का वाइब्रेशन का प्लेन एक होगा, और जब सोर्स चालू करते हो तो वो बिलियंस ऑफ वेव्स इमिट करता है, तो दूसरे का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दूसरा हो सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन सम अदर डायरेक्शन, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन सम अदर डायरेक्शन. तीसरे वेव का और ही अलग हो गया, चौथे वेव का और कुछ अलग हो गया, राइट. तो दिस इज व्हाट विल कीप ऑन हैपनिंग. तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट सॉल्व करते हैं. नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट सॉल्व करते हैं. तो फॉर अ सिंगल वेव vibrations of electric field are in one direction, and because any source of light does not emit only a single wave, so there are vibrations in all possible planes. So these are the vibrations of light in all possible planes. इसको आप बोलते हो unpolarized light. लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली वेव की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं. मतलब एक रस्सी थी, इस रस्सी को वाइब्रेट करना हमारे ऊपर है, मैं अप डाउन वाइब्रेट कर सकता हूँ, मैं साइड टू साइड वाइब्रेट कर सकता हूँ, मैं इंक्लाइन प्लेन पे वाइब्रेट कर सकता हूँ. मतलब वाइब्रेशंस कैन बी इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स लाइक दिस. इसको आप बोलते हो अनपोलराइज्ड वेव. गुड. अब ऐसा है, अगर इसको अनपोलराइज्ड मैकेनिकल वेव को अगर हम एक छोटे से विंडो से पास करते हैं,
तो होगा क्या, इस छोटे से विंडो से अगर हम पास करने की कोशिश करेंगे तो इस विंडो को जो पैरेलल कंपोनेंट है वही पास होगा, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। Only those vibrations will be allowed to pass through which are parallel to this small window. और यहाँ पे जो लाइट बनेगा उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सिंगल प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव। अनपोलराइज्ड क्योंकि वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स एंड दिस इज प्लेन पोलराइज्ड। तो ये जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू ट्रांसवर्स वेव बिकॉज द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इमेजिन सेम फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? थिंक लॉजिकली, वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ऐसा है, इमेजिन हमारे पास कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन आया क्योंकि वाइब्रेशन कैसे है, पैरेलल है, तो कंप्रेशन भी पास हो गया। अब रेयर फ्रैक्शन आया और रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, इसमें भी तो वाइब्रेशन ऑफ एयर ऑफ पैरेलल, ये भी पास हो गया, राइट। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके लिए पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यू कैन से transverse waves can be polarized. Transverse waves can be polarized. Or transverse waves cannot be polarized here. Sorry, longitudinal. Longitudinal waves cannot be polarized. Luckily, electromagnetic cannot be, okay, yes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट, जो सन से लाइट आता है वो लकीली ट्रांसवर्स है। नहीं तो आप कितना भी महंगा सनग्लास पहन लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि सनग्लासेस वही काम करते हैं, वो पोलराइजेशन का ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक ही प्लेन के वाइब्रेशन को पास होने देते हैं, बाकी सबको ब्लॉक कर देते हैं, राइट। And last but not the least, देखो अब there is a chapter which will come very soon, elasticity. अब elasticity तीन टाइप की होती है, elasticity of shape, elasticity of volume and elasticity of length. ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में शेप चेंज होता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, कोई पार्टिकल कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई मीन पे है, कोई राइट एक्सट्रीम मतलब कोई ऊपर है टॉप मोस्ट क्रेस्ट पे, कोई ट्रफ पे। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज शेप इज चेंजिंग। और मैंने पहले ही बताया मैकेनिकल वेव्स जिस मीडियम से पास होंगे दैट मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर। तो व्हेन ट्रांसवर्स वेव के केस में द मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी ऑफ शेप, क्योंकि शेप चेंज हो रहा है मीडियम का। रस्सी था, शेप चेंज हो गया ना, पहले स्ट्रेट लाइन था, अभी शेप चेंज हो गया। So in this case, when deforming forces are removed, we expect that the medium should go to its original shape. So इस केस में, transverse wave के केस में, the medium must possess elasticity of shape. The medium must possess, कौन सा मीडियम जिसमें से transverse wave पास होंगे वो, the medium must possess elasticity of shape. And here, when you talk about longitudinal wave में there are compressions मतलब change in volume। तो जब वेव पास हो गया उस मीडियम से, तो the medium must go to its original volume, मतलब the medium must possess elasticity of volume. All right. So these are the 8 basic differences. एक हाथ दूसरा रह गया होगा तो I will put up in the notes. So these are the basic differences between longitudinal and transverse waves. So that's it for today.